जय हिंद बच्चों, नमस्कार। आज आपका RBTS टेस्ट नंबर 3 हुआ। उम्मीद करते हैं कि वो टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आज के पेपर डिस्कशन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मैं और रिस्पेक्टेड संजीव सर आज के पेपर डिस्कशन को करेंगे। तो शुरुआत के क्वेश्चंस हमारे साथ और इसके बाद रिस्पेक्टेड संजीव सर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के पेपर डिस्कशन को रिस्पेक्टेड सिंह सर की मुहिम के साथ कि पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हम सब जानते हैं इस मिशन के तहत हर पेपर से पहले रैपिड फायर सेशन हो रहे हैं, पेपर के बाद पेपर डिस्कशन हो रहे हैं, जिससे आपको अच्छा लाभ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं हम लोग सीधे सीधे। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। ये क्वांटम नंबर का एक सेट दिया हुआ है, 3 क्वांटम नंबर्स का। इसमें कह रहा है कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो कौन सा पॉसिबल इज नॉट पॉसिबल। तो जैसे ये हमें दिया हुआ है n बराबर 2 l बराबर 1, तो ये 2p के लिए हो गया। और m बराबर -l से +l होता है, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा सर। n बराबर 2 l बराबर 0, अगर l बराबर 0 है तो m बराबर -1 कैसे हो सकता है। m बराबर तो -l to +l होता है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। ये -l से +l होता है, तो 0 है तो ये 0 होना चाहिए, -1 कैसे हो सकता है। तो यही पॉसिबल नहीं है, सेकेंड ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट। ठीक है, n बराबर 3 l बराबर 0 m बराबर 0, बिल्कुल ये 3s के लिए है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये 3p के लिए है, आप देख सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें जो है वो नहीं हो पा रहा है। 46 में सेकेंड आंसर के साथ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये डिटेलिंग दी है क्वांटम नंबर्स की। What is the maximum number of electrons in an atom which can have the quantum number n बराबर 4 और m बराबर +1। तो n बराबर 4 अगर दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। स्पेशली हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 दिया है। देखिए, अगर इस केस में हम बात करते हैं n बराबर 4 की, तो n बराबर 4 अगर हम रखते हैं तो l की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 1 2 3 हो जाएगी। ठीक है ना। अब L बराबर 0 S के लिए, L बराबर 1 होता है P के लिए। ठीक है ना। L बराबर 2 होता है D के लिए, L बराबर 3 होता है F के लिए। तो अगर हम M बराबर +1 की बात कर रहे हैं तो S के लिए M तो 0 हो जाएगा क्योंकि L 0 है। P के लिए M जो है, अगर हम बनाते हैं 3 सबशेल, 3 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे आप देखिए m बराबर क्या होता है, -l से +l, तो ये हो गया -1 0 +1। ठीक है, d के लिए बना लीजिए, तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल बनेंगे और देखो क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। f के लिए 7 हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। m बराबर +1 देखो, क्या s वाले में l बराबर 0 पे है? नहीं है। क्या m +1 इसमें है? बिल्कुल है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, मैक्सिमम, तो इसमें एक में कितने आएंगे मैक्सिमम? 2, तो 2 यहां से मिल गए। सिमिलरली +1 वाला देखो 2 यहां से मिल गए, और +1 वाला देखो 2 यहां से मिल गए। तो 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहां पर, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 47 में देख लीजिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग चले जाएंगे। 4th विल बी द करेक्ट आंसर 47 के लिए। देख लीजिए ध्यान से, सिंपल सवाल था। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। तो देखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं भैया, तो h/2π √L टाइम्स L + 1। ठीक है, तो हम लोग इसको जानते हैं। तो अब यहां पर अगर हम L के बात हो रही है D के लिए, तो D के लिए L की वैल्यू होती है 2, तो यहां पे रख दीजिए। तो h/2π √2 टाइम्स 2 + 1, तो √6 होता है।
√6 इंटू h/2π, ये आंसर यहां से हो जाएगा √6 इंटू h/2π। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, 48 का पहला हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 48 का पहला हो जाएगा। चलिए 49 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर अ इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल के लिए 4f ऑर्बिटल के लिए जो है वो कौन सा जो सेट है वो करेक्ट है? तो 4f के लिए अगर हम बात कर रहे हैं भैया तो n बराबर 4, l बराबर 3 है ना। तो n बराबर 4 और n बराबर 3 है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। l बराबर 3 होना चाहिए, तो l बराबर 4, ये भी गलत हो गया। मतलब दूसरा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो देखो गलत हो गए। अब हमें देखना है पहला है कि तीसरा है। अब l बराबर 3 है अगर, तो m बराबर +4 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये तो जो है -l से +l होता है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन हमारे पास? तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। m बराबर +1 हो सकता है, -3 से +3 के बीच में आ सकता है, और s +½ दिया है। तो तीसरा ऑप्शन 49 का जो है वो बेटा बिल्कुल सही हो गया है। तीसरा ऑप्शन 49 का बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मैच द मेटल आयन गिवन इन अ कॉलम 1 विद द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ आयन गिवन इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। ये इधर सही दिया हुआ है हिंदी में। तो कोबाल्ट 3+ है, तो कोबाल्ट अगर हम जानते हैं 4s2 3d7, तो कोबाल्ट 3+ क्या हो जाएगा? 3d6। और इलेक्ट्रॉन अगर भरोगे 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर 4 है। और मैंने कहा था जितने ही, अब डायरेक्ट बता सकते हो 4.9 भी है। हमने कहा था जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके आगे 0.9 लगा दीजिए तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो 4.9 बोहर मैग्नेटन हो जाएगा। यहाँ पर इसको देखना है हमें। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है उसको देखते हैं। अगर क्योंकि मैचिंग में है तो फार्मूला ही लगा लेते हैं। फार्मूला होता है n टाइम्स n+2, तो 4 टाइम्स 4+2, तो ये आ गया √24। तो कोबाल्ट 3+ का आएगा √24। तो ये इसमें वैल्यू नहीं दी है, वैल्यू हम ऑप्शन से नोट कर देते हैं। √6 है यहाँ √35 है, यहाँ √3 है, यहाँ √24 है, और यहाँ √15 है। तो जो a है a का 4th हो जाएगा, a का 4th हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। अब a का 4th पहले में नहीं है और चौथे में नहीं है, तो गलत हो गया भैया, हो गया। अब b वाला निकाल लें तो हमें आंसर पता चल जाएगा। क्रोमियम, तो क्रोमियम हम जानते हैं 4s1 3d5, तो क्रोमियम 3+ हम जानते हैं 3d3। तो 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे अगर आप देखोगे, 1 2 3, तो n बराबर 3 आ गया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ गया? 3 टाइम्स 3+2, तो ये आ जाएगा यहाँ से सॉल्व होके √15 आ जाएगा, √15। तो बेटा जो b है b का 5th हो जाएगा, b का 5th हो जाएगा। तो b का 5th, a का 4 और b का 5th जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब c का 2 होगा और d का 1 होगा। भैया Fe3+ है तो ये आएगा 3d5, 3d5 मतलब ये √35 आ जाएगा इसका। ठीक है, और Ni2+ की बात करेंगे तो ये आएगा 3d8, 3d8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो 2.9 ये आएगा एक मिनट, हाँ √8 है ना, ये √8 है, √6 नहीं है, √8 है। तो इसका ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सिर्फ आपको निकालना था मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, चलें आगे। आइए, 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट एनर्जी ऑर्डर। तो एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और रेजिमेथाइल क्वांटम नंबर का सम, जिसमें ज्यादा होगा वो आप देख सकते हो। तो हम सबका पहले एनर्जी निकाल लेते हैं, n+l की वैल्यू।
इसके लिए हो जाएगी 5 + 3 = 8। इसके बाद बेटा 6p है, 6p के लिए n+l कितना होगा, 6 + 1 = 7। 5p के लिए कितना होगा n+l, 5 + 1 = 6। 4d के लिए कितना होगा n+l बराबर 4 + 2 = 6। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा किसकी है बेटा, 5f की है। 5f के बाद किसकी है, 6p की है ना। 6p के बाद किसकी है। अब n+l की वैल्यू सेम है, देखो तो n+l की वैल्यू सेम है, तो n की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसको देखेंगे, है ना। तो ये 5p हो गया और 4d हो गया। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। सबसे ज्यादा 5f है, तो पहले तो दूसरा तीसरा काट दीजिए। 5f के बाद 6p, फिर 4d से पहले 5p आना चाहिए। तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा पहला। ठीक है बेटा, आगे चलें, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट इज। तो यहां पे बोहर रेडियस भी आपको दी हुई है, तो हम इसके लिए जो जानते हैं वो जानते हैं 2πr = n लेमडा। ये एक्सप्रेशन होता है, इससे हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो हमें सेकेंड ऑर्बिट के लिए बात कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं 2πr2 = 2 लेमडा। ठीक है ना, 2πr2 = 2 लेमडा। तो r की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, r की जो वैल्यू है वो हो जाएगी a0 n² होता है हाइड्रोजन के लिए, तो z तो 1 हो गया बेटा। तो a0 r2 बराबर हो जाएगा a0 और ये 2 का स्क्वायर मतलब 4a0, और a0 कितना दिया है तुम्हें 52.9, तो ये हो जाएगा 211.6 pm, है ना। R2 कितना हो गया, R2 की वैल्यू हो गई बेटा कितनी 211.6 pm। अब हमें लेमडा चाहिए, तो 2πr2 = 2 लेमडा, 2 से 2 कट गया, लेमडा बराबर πr2, तो लेमडा बराबर पाई इंटू R2 कितना है 211.6, तो लेमडा बराबर आ गया 211.6 pm। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है। देख लीजिए ध्यान से, सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं था सवाल में। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन थी सवाल में, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं था। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए रेडियस की एक्सप्रेशन आपको दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फॉल्स इन द विजिबल रीजन। तो आप सब लोग जानते हो लाइमन बामन पास्टन ब्रैकेट सीरीज है, तो लाइमन में अल्ट्रावायलेट, बामर में विजिबल, और फिर नीचे में जो नीचे की सीरीज आ रही है उसमें इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड की जो है वो डिटेलिंग होती है। तो यहाँ पे विजिबल रीजन फॉल, ये विजिबल रीजन की सीरीज है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। सेकंड ऑप्शन, और ये देखिए आपको दिया भी हुआ है, लाइमन स्पेक्ट्रल रीजन यूवी होता है, मैंने अभी बताया, और इसके बाद विजिबल, और फिर नीचे जाने पर इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड, इस तरह से चलता चला जाता है। ठीक है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी अगर बराबर है तो हमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताइए। तो हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h/4π। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी जो है ये यहाँ पे h/4π। तो अब इसको अगर हम ले लें स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट h/4π। तो m डेल्टा v बराबर 1/2 स्क्वायर रूट h/4π। सॉरी, अब तो पाई हो गया ना ये। तो अब यहां से डेल्टा v कितना आ गया 1/2m स्क्वायर रूट h/π। देख लीजिए ध्यान से। ठीक है,
1/2m स्क्वायर रूट ऑफ h ऑफ पाई। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, देख लीजिए ध्यान से। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 54 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बेटा, देख लीजिए ध्यान से। चलें आगे। ये दिख रहा है आपको, मैं देख लेता हूं, थोड़ा इसको हमें लार्ज करना पड़ेगा तब जाकर ये आपके लिए विजिबल होगा। चलिए आइए देखते हैं। हुंड्स रूल है ना, तो अगर हम देखेंगे तो ये लॉज हैं डिफरेंट और इनकी मैचिंग कह रहा है, बताइए किससे मैच हो रहा है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो जो हुंड्स रूल है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। ठीक है, तो बस हमें ये पहचानना है कि कौन सा इसमें ये दिया हुआ है। तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ये तो पॉलीस प्रिंसिपल है ना। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड। यही हुंड्स रूल है बेटा, यही हुंड्स रूल हो गया। और इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है। तो जो ए है, ए का बेटा सी हो रहा है, और पॉली ये जो थर्ड वाला है उसका ए हो रहा है। तो देखो पहले सी और ए किस में दिए हैं, सी और ए, सी और ए। तो अगर हम देखेंगे ई है, अच्छा थर्ड वाला हमें देखना है, सी और ए, पहला और तीसरा देखना है। तो पहला तो सी है मान लो 2 में, तीसरा ए 2 में है ना। तो अभी काम नहीं चलेगा, अभी और देखना पड़ेगा। ऑफ बाउ वाला, अब देखो ये किससे मैच हो रहा है, और बाई इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। बिल्कुल सही, ऑफ बाउ का ये रूल है, हम सब लोग इसको जानते हैं। तो सेकंड का तो बेटा ई हो गया है ना, सेकंड का ई हो गया। और फोर्थ हाइजेनबर्ग वाला था, तो फोर्थ वाला किससे मैच हो रहा था, फोर्थ वाला डी से मैच हो रहा था। तो फोर्थ वाला जो है वो डी से मैच हो रहा था, फोर्थ वाला डी से मैच हो रहा है। तो फोर्थ वाला डी से मैच इसी में हो रहा है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड का ई है, सेकंड का ई है और फोर्थ का डी है, तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला नहीं सही होगा, सेकंड वाला सही होगा। क्या सही होगा, सेकंड वाला सही होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको लार्ज कर दिया है कि आपको दिखाई दे। ठीक, सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल हैव 2 नोडल प्लेन एंड 4 टोटल नोड। तो ये जो है ये L के बराबर हो जाएगा। अब L बराबर 2 किसके लिए होता है, D के लिए है ना। तो F वाले काट दीजिए पहले आप। अब या तो 5D या तो 4D। अब आपसे कह रहा है टोटल नोड जो हैं, जो टोटल नोड्स होते हैं वो n-1 के बराबर होते हैं। तो अगर 5D के लिए हम टोटल नोड्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5-1 4 है ना, और 4D के लिए निकालेंगे टोटल नोड्स तो ये हो जाएगा 4-1 3। तो टोटल नोड हमें चाहिए 4 और 2 नोडल प्लेन चाहिए, तो 5D हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। 56 का पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए भाई, 56 का पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे, क्लियर हो गया। चलें आगे, चलिए आइए। ये देखिए n-1 से टोटल नोड्स दिए जाते हैं, स्फेरिकल नोड्स दिए जाते हैं n-l-1 से, एंगुलर नोड दिए जाते हैं l से। हाउ मैनी सबशेल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विद n बराबर 4। तो जब n बराबर 4 की हम बात करते हैं तो n बराबर 4 में हम अगर रख रहे हैं 4s, 4p, 4d, 4f, तो यहाँ पे जब इसकी बात कर रहे हैं सबशेल की तो ये तो 4 हो गए और s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं,
P में 6 आते हैं, D में 10 और F में 14, तो सबको जोड़ दोगे तो 32 आ जाएंगे। तो 4 और 32, बहुत सिंपल सवाल, पहला ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 57 का। देख सकते हैं ध्यान से, तो फॉर्मूला भी होता है इनके लिए, उससे भी आप कर सकते हैं, है ना, समझ पा रहे हैं, इनके लिए फॉर्मूला भी होता है। मैच द कॉलम n बराबर 1 l बराबर 0, तो ये बात हो रही है 1s की, n बराबर 3 l बराबर 1, 3p की, n बराबर 4 l बराबर 2, 4d की, 4f की। तो जो a है a का 4, जो b है b का 3, जो c है c का 2 और जो d है d का 1। 4 3 2 1 देखो किसमें, 4 3 2 1 पहले ऑप्शन में। बहुत सिंपल सवाल है भाई, ठीक है, देख लीजिए, बहुत सिंपल सवाल आपको दिया हुआ है ये। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या कह रहा है। अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ आपको दिया, स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस, उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जो एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ते हैं इसके लिए, वो काइनेटिक एनर्जी के लिए वो एक्सप्रेशन यही होता है। एनर्जी हम पहले निकाल लेते हैं, हमें वेवलेंथ दी है, तो E बराबर SC अपॉन लेमडा लगा लेते हैं। तो H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लेमडा कितना दिया है बेटा, 4 इंटू 10 टू द पावर -7। तो यहां से जो एनर्जी निकल के आती है वो एनर्जी आती है 4.97 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ठीक है, ये एनर्जी यहां से निकल के आती है। अब इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है बेटा, तो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हमें चाहिए तो एनर्जी को हम जूल वाले को हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, तो ये कितना आ गया, 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब वर्क फंक्शन आपको दिया ही है, एच म्यू की वैल्यू आई गई है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, तो ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ये है 3.10 और वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है 2.13। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.97 EV आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, 0.97 EV आ जाएगा, ठीक। एनर्जी हमने निकाल ली, SC अपॉन लेमडा, ये एच न्यू जो है वो बराबर ही है, और वर्क फंक्शन एच म्यू नॉट जो है वो आपको इतना दिया हुआ था, माइनस कर दिया, काइनेटिक एनर्जी आ गई फोटो इलेक्ट्रॉन की। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आगे चलें, आइए। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास 40 ग्राम एंड स्पीड आपको दी 45 मीटर पर सेकेंड, इफ द स्पीड कैन बी मेजर विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो अगर डेल्टा वी की बात कर रहे हैं तो डेल्टा वी हो जाएगा 2% ऑफ 45, है ना, तो 2/100 इंटू 45, तो डेल्टा वी आ रहा है बेटा 0.9, देख लीजिए ध्यान से कितना आ रहा है। अब यहां पे हम जानते हैं इसका मास भी हमें दिया हुआ है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई। अब डेल्टा एक्स हमसे पूछ रहा है, तो डेल्टा एक्स बराबर 1 बाई डेल्टा पी, और डेल्टा पी की जगह मैं चाह रहा हूं कि आप लोग लिखें m डेल्टा वी, तो वो ज्यादा सही है, ठीक है, टू h और 4 पाई। अब यहां पे हमने वैल्यू ली 1/m की वैल्यू कितनी है 40, और केजी में लेंगे 10⁻³ v कितना है 0.9, ठीक है सर। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, 4 और इसकी पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, 3.14। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो डेल्टा h आएगा, ये जो यहां से जो डेल्टा x आता है वो डेल्टा x सॉल्व हो के आ जाता है 1.46 इंटू 10 की पावर -33 मीटर। तो ये एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, एनसीईआरटी का सवाल है, ये -33 कर लीजिए, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिए। अब इसको इजीली आप कर सकते हो, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से।
हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर डेल्टा एक्स हमें निकालना था, हम लोगों ने वैल्यूज रख दी और इसका आंसर यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन थी, हमने वो आपको बता दी क्योंकि एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल दिया हुआ है। आइए आपको दिखा देते हैं कहाँ पे। तो ये जो है ये रहा सवाल, ये देख लीजिए ध्यान से, 1.46 इंटू 10⁻33। ठीक है, तो सिर्फ कैलकुलेशन रह गया था, बाकी वही आंसर आ रहा है, देख सकते हैं। प्रॉब्लम 2.16, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ये थर्ड ऑप्शन दूर से ही नजर आ रहा है हम लोगों को। एक्सप्रेशन है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है बेटा, चलें आगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट। तो हम जानते हैं mvr बराबर एंगुलर मोमेंटम जो है nh/2π के बराबर होता है। तो n की जगह यहां पे वैल्यू क्या रख दे, 5। तो mvr बराबर 5h/2π। तो mvr बराबर 2.5h/π आएगा, 2.5h/π। तो पहला आंसर है। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग दूसरा लगा, ये फोर्थ ऑप्शन लगा दिए होंगे हड़बड़ी में, तो ये ध्यान रखिएगा, ये गलत हो सकता है सवाल। ठीक है बेटा, देख लीजिए ध्यान से। बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेट इतना द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए इनकी वैल्यू तो 2 हो गई ना। ठीक है, तो अब जो Rn होता है अगर हम जानते हैं तो 0.53 n² एंगस्ट्रॉम में, अप्रॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, और ये हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो Rn बराबर 0.53 n² एंगस्ट्रॉम हो गया। तो 0.53 और n की वैल्यू यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे हमने 2 रख दी, तो ये हो जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है बेटा, सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड सवाल है, देख सकते हैं ध्यान से। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेव नंबर 10 मीटर इनवर्स। तो वेव नंबर है क्या, 1/λ। तो 1/λ अगर 10 है तो लेमडा क्या हो गया, 0.1 हो गया। देखो ध्यान से, है कि नहीं। अब हम जानते हैं v बराबर n लेमडा, हमसे पूछा क्या है फ्रीक्वेंसी, तो n बराबर v/λ और v बन जाता है c, तो ये हो गया c/λ। c कितना है, 3 × 10⁸, और लेमडा कितना है 0.1 या 10⁻⁻1, तो 3 × 10⁸ अपॉन 10⁻⁻1, तो ये कितना हो गया 3 × 10⁹, 3 × 10⁹। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, 64 का, 64 का फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलें आगे। क्लियर हो गया बेटा, आइए। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है वो ये दिया हुआ है, तो E बराबर SC/λ लगाना है, सिर्फ कुछ करना ही नहीं। लेमडा ये कितना है 300 nm। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 198, या इसको पहले रुक जाइए, 3 से 3 सीधे काट देते हैं, रुकिए, 6.62 इंटू 10⁻⁻26 इंटू 3 है ना। अभी इसको देखते हैं, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7, 3 से 3 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻19 के आसपास आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा।
तो सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, 65 का सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है, सेकंड ऑप्शन 65 का मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन मोर नंबर ऑफ अल्फा एच हमें देखना है। तो यहां पे देखिए इस कार्बोकैटायन के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 3 और 2, यहां पर 5 हैं, यहां पर भी 5 हैं और यहां पर 4 हैं। तो हमसे मोस्ट स्टेबल पूछा है, तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो बेटा यहाँ पे पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 66 का। 66 का पहला जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, ये स्टेबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट जिसमें हो वो हमें देखना है। तो यहां पर Cl+ है, BH3 है, बिल्कुल है, NO2+ भी है, H3O+ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। आप देखिए 3 बॉन्ड हैं और एक उसके पास लोन पेयर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो नहीं कर रहा है ऑक्टेट कंप्लीशन के कारण, ठीक है ना। ठीक, तो यहां पर इसका थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात हम लोग कर रहे हैं। इन NO2, NH2 और SO3 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -i। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -i की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे, ये तो ऑर्डर है बेटा, और NO2 होता है और फिर उसके बाद SO3H होता है -i में और फिर NH2 होता है। तो आप इसको देख सकते हैं कौन सा ऑर्डर यहाँ पे मैच हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन SO3H थर्ड है ना, हाँ, तो ये सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहा है 68 का। 68 का क्या मैच हो रहा है बेटा, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहा है, देख लीजिए ध्यान से। ठीक, चलिए, तो ये 68 तक का डिस्कशन आपने देखा हमारे साथ। अब इसके बाद का डिस्कशन रिस्पेक्टेड संजीव सर करवाएंगे और आप इसके आगे का डिस्कशन सर के साथ कंटिन्यू करिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और फिर से मुलाकात होगी किसी रैपिड फायर सेशन में, पेपर डिस्कशन में। फिलहाल आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो अभी तक बच्चों आपने स्वप्निल सर के साथ क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक डिस्कस किया। अब आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 69 से मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 बता रहा है हमको कि इसमें मुझे द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, नहीं भाई ये बात तो गलत हो गई। टेम्परेरी इफेक्ट, ये बात सही है। पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दिस इफेक्ट, ये भी बात सही है। तो बोथ सेकंड एंड थर्ड थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है। तो 69 का हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए क्या दे रहा है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड 1 to 3 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो एक्टिवेटर की एक्टिवेशन पावर पर डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ एक्टिवेशन के, पावर ऑफ एक्टिवेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर ऑफ डीएक्टिवेशन के। तो अभी यहां पर देखिए, या ये कह सकते हैं कि जितनी +R इफेक्ट बढ़ेगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ेगा। अब ये यहां पर देखिए जो मेथॉक्सी ग्रुप है उसके O पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो इसमें हमारा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए सर, ये माइनस यहां भी आ गया, ये माइनस यहां भी आ गया ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे। तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में फर्स्ट का सबसे ज्यादा, और वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो जो NO2 है, NO2 में आप जानते हैं कि ये NO2 में N पर O डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यानी ये -R इफेक्ट शो कर रहा है या -M इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस रेजोनेंस या माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट, जो यहाँ पर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पे घटाएगा।
जिससे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा मेथॉक्सी बेंजीन, जिसको कि एनीसॉल कहते हो, उससे कम बेंजीन और सबसे कम नाइट्रोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को देखना है। देखिए इस शेप को देखिए, ये ट्रोपोलियम कैटायन है। हम सब जानते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत अधिक होती है। रीज़न ये है कि जब भी आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखने जाते हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि वो जो कंपाउंड है वो एरोमेटिसिटी रख रहा है कि नहीं। एरोमेटिक करेक्टर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी को इन्हांस करता है। और एरोमेटिसिटी के बाद आपको ये देखना होता है कि जो हमारा कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। अगर एंटी एरोमेटिक है तो सबसे कम स्टेबिलिटी हो जाएगी। नॉन एरोमेटिक अगर है और नॉन एरोमेटिक में रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, और नॉन रेजोनेटिंग कंपाउंड है तो स्टेबिलिटी कम होगी। इसका सेंस यह है कि स्टेबिलिटी को हमें कंपेयर करने के लिए सबसे पहला फैक्टर होता है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी मेंटेन रहनी चाहिए। एरोमेटिसिटी उस कार्बोकेटायन पे मेंटेन रहनी चाहिए। इसके बाद नॉन एरोमेटिक हो लेकिन रेजोनेंस हो। नॉन एरोमेटिक हो और रेजोनेंस हो। और नॉन एरोमेटिक के बाद नॉन एरोमेटिक हो और रेजोनेंस ना हो, नो रेजोनेंस। और फिर हमारे पास एंटी एरोमेटिक हो। और अगर दो एंटी एरोमेटिक हैं तो फिर हमें देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन रिंग में ज्यादा हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, नंबर ऑफ कार्बन कम है तो स्टेबिलिटी कम। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए ये जो हमारा सिस्टम है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हक्कल रूल के अकॉर्डिंग। इस वजह से यहाँ पर आपका एरोमेटिसिटी मेंटेन है ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन में, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे अगर आप इसको जो है इस तरीके से रेजोनेटिंग स्टेट में ले जाएंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटायन आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे कार्बोकेटायन आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे कार्बोकेटायन आ जाएगा, फिर ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ जाएगा तो यहाँ कार्बोकेटायन आ जाएगा। इसका सेंस ये हुआ कि यहाँ जो प्लस चार्ज है वो 7 कार्बन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये इसकी स्टेबिलिटी का कारण है। एक तो 7 के 7 कार्बन चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, दूसरा एरोमेटिसिटी करैक्टर मेंटेन है, तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल है। इसको देखिए यहाँ ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बेटा एंटी एरोमेटिक होता है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक में। ये देखिए ये यहाँ पर अभी जब हमारा कार्बोकेटायन जब ये यहाँ पे इन्वॉल्व होगा तो देखिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड बाहर चला जाएगा। इस वजह से इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी फिलहाल एरोमेटिक है लेकिन यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज है, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज है, और ये हमारा 4 कार्बन पे डीलोकलाइज हो रहा। तो इससे तो कम है, इसका 7 कार्बन पे डीलोकलाइज हो रहा था, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही थी, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। और ये इससे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये 5 कार्बन रिंग है, ये 6 कार्बन रिंग है। 6 कार्बन रिंग इज मोर स्टेबल, लेस स्ट्रेन स्ट्रक्चर। तो ऑर्डर हो जाएगा 3rd का सबसे ज्यादा, उससे कम 1st का, और उससे कम 2nd का। तो 3rd, 1st, 2nd यानी कि ऑप्शन नंबर 1st के साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1st के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर मानेंगे 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा, फिर से देखिए स्टेबिलिटी की बात आ गई। अब तो इजी स्टेबिलिटी है। द स्टेबिलिटी ऑफ क्या दिया, माइनस दिया प्लस दिया, कार्ब एनायन है, कार्ब चार्ज बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा इसमें। माइनस चार्ज है, कार्ब एनायन है।
कार्बन आयन। तो कार्बन आयन में चलिए हम लोग स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो कार्बन आयन में जितने ज़्यादा हमारा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी घटेगी। तो इसके पास प्लस आई इफेक्ट है नहीं फर्स्ट वाले के पास, तो यही सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल फर्स्ट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में मोस्ट स्टेबल सेकंड, ऑप्शन में ही मोस्ट स्टेबल फर्स्ट है। इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है एक मेथाइल का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि इस पे पार्शियल माइनस करेक्टर बढ़ाएगा। इसमें 2 प्लस आई लग रहा है, इसलिए पार्शियल माइनस करेक्टर और माइनस में माइनस बढ़ेगा, अनस्टेबिलिटी होगा। इस पे 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है मेथाइल के, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा मेथाइल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी, फिर एथाइल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी, फिर आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी, और फिर टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। कौन है एरोमेटिक कंपाउंड? बेंजीन है। ये यहां पे स्ट्रक्चर मिसिंग है, ये स्ट्रक्चर है। बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी सही है। एरोमेटिक कंपाउंड हैज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट मीन्स 73 के फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, 74, ये हम लोग कौन से पे थे? 73, ठीक। 74। अब इसको हमें मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड अभी बात हुई थी। जब कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के अंदर भेजता है तो इस प्रोसेस को प्लस आर इफेक्ट यानी कि प्लस रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस एम प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे NH2 ग्रुप अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर पोर्ट्रे कर रहा, रिंग के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये प्लस आर इफेक्ट है। और प्लस आर इफेक्ट मेरा फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए के साथ फोर्थ आएगा, यानी कि फोर्थ फिगर में ये यहाँ पर मैच द लिस्ट में फोर्थ नंबर पे दिया गया है। तो ए का 4 होगा, ए का 4 एक ही ऑप्शन में फर्स्ट में, तो फर्स्ट हो जाना चाहिए। बाकी फिर भी और ऑप्शन को हम लोग मिला लेते हैं। देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और H+ अटैक कर रहा है। तो भैया ये बात ध्यान रखना कि जब भी कभी पाई बॉन्ड टूटे और कैटायन अटैक करे तो ये हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है प्लस ई इफेक्ट। तो ये सर हमारा प्लस ई इफेक्ट है, तो बी का थर्ड हो गया, बी का थर्ड सही है। और यहाँ पे देखो OH- अटैक कर रहा है। जब कभी पाई बॉन्ड टूटे और एनायन अटैक करे, पाई बॉन्ड टूटे और जो अटैकिंग रीजेंट है वो माइनस चार्ज वाला हो, तो ये भी इलेक्ट्रोमेरिक है, लेकिन ये -E कहलाएगा। तो ये माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। -E कहाँ है? फर्स्ट में, तो C का फर्स्ट। और अब बचा D का, इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, CHO है ना, NO2, अच्छा इसमें नीचे हो गया, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करेगा वो +R, वो -R ग्रुप होगा, तो -R यानी कि सेकंड में, तो D का सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ क्लोराइड फॉर गिवन कंपाउंड टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन? भाई साहब SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, तो आप ये मान के चलिए कि ये वाला जो C है इन सब पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा, ये सब पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा। और अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, थोड़ी देर पहले हमने आपको स्टेबिलिटी के लिए बताया था कि स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं। स्टेबिलिटी हम लोग सबसे पहले एरोमेटिसिटी से देखते हैं कार्बोकैटायन की, फिर हम लोग देखते हैं नॉन एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक ना हो और रेजोनेंस शो कर रहा हो, फिर नॉन एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये रेजोनेंस शो ना कर रहा हो, भले ही एंटी एरोमेटिक और रेजोनेंस शो कर रहा है, कम स्टेबिलिटी होगी। नॉन एरोमेटिक नो रेजोनेंस। अब इसके आधार पर
हम लोग फिर से यहां पर स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो देखो यहां पे तो ये ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन है, एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल हो जाएगा। और कोई एरोमेटिक है, ये हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक, बहुत नीचे चला जाएगा। ये हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन यहां पर रेजोनेंस नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। और ये हमारा एरोमेटिक है। तो ये हो गया एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक, ये हो गया नॉन एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक, ये भी हो गया नॉन एरोमेटिक। अब सर कंपेयर करेंगे एक एक करके। अब 2 एरोमेटिक है मेरे पास, तो इन 2 एरोमेटिक में हम किसको मानेंगे? 2 एरोमेटिक को कंपेयर करेंगे। तो देखिए इसमें यहां पर 7 कार्बन की रिंग है, यहां 3 कार्बन की रिंग है। तो जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि अगर दोनों एरोमेटिक हो तो स्ट्रेन से, बेयर स्ट्रेन थ्योरी से कंपेयर करते हैं। क्योंकि ये 3 कार्बन रिंग है, इसमें बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, इसलिए ये हाईली स्ट्रेन स्ट्रक्चर है। और इसमें ये 7 मेंबर रिंग है, ये लेस स्ट्रेन स्ट्रक्चर है, इसमें स्ट्रेन बहुत कम है, इसलिए मोर स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर। फर्स्ट वाला 3 में स्टेबल है, और फिर सेकंड में एरोमेटिक में थर्ड आएगा। थर्ड में 2 जगह है, सेकंड और फोर्थ, तो हमें आगे बढ़ना होगा। अब इसमें जो एंटी एरोमेटिक है वो लीस्ट स्टेबल होगा, तो लीस्ट स्टेबल यहाँ फोर्थ वाले ऑप्शन में है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया। जहां तक बात आएगी फोर्थ और फिफ्थ की, तो फोर्थ और फिफ्थ में इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो जब रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, रेजोनेंस वाला इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फर्स्ट एरोमेटिक लीस्ट स्ट्रेन मोस्ट स्टेबल, थर्ड एरोमेटिक मोर स्ट्रेन सेकंड स्टेबल, फोर्थ वन इज नॉन एरोमेटिक विद रेजोनेंस थर्ड स्टेबल, फिफ्थ वन इज नॉन एरोमेटिक नो रेजोनेंस फोर्थ नंबर पे स्टेबल, एंड सेकंड वन इज एंटी एरोमेटिक सो लीस्ट स्टेबल, एंटी एरोमेटिक। तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू देखेंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू आपको मालूम है कि एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। माइनस आई को कंपेयर करने के लिए हम लोग डीएनपी रूल लगाएंगे। डीएनपी बोले तो पहले हमें देखना चाहिए डिस्टेंस, कौन सा माइनस आई वाला ग्रुप पास में है COH के, जितना पास होगा उतना ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और उसी से हम लोग डिस्टेंस ही चेक कर लेंगे कि जो जितना पास होगा उसी में एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। माइनस आई के लिए बात कर रहा हूं, प्लस आई के लिए नहीं। तो अब देखिए यहां पर दूसरे नंबर के कार्बन पे ये सर देखिए ये 1 है, ये 2 है, दूसरे नंबर पे NO2 लगा, यहाँ 1 है, ये 2 है, दूसरे नंबर पे साइनो लगा है, यहाँ 1 है 2 है, दूसरे नंबर पे क्लोरो लगा है, यहाँ 1 है 2 है, दूसरे नंबर पे क्लोरो लगा। तो भैया डिस्टेंस से तो फैसला नहीं हो पाया, ये डिस्टेंस से फैसला नहीं हो पाया। अब नंबर से फैसला करेंगे, जिसके पास सेम डिस्टेंस पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग माइनस आई वाले ग्रुप लगे होंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ सर 3 Cl लगे हैं, यहाँ 2 Cl लगे हैं, यहाँ 1 Cl लगा, यहाँ 1 NO2 लगा, तो C वाला सबसे पहले आएगा, जीत गया, क्योंकि 3 Cl है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग माइनस आई सबसे ज्यादा है, 2 जगह हमारे C सबसे ज्यादा श्रेष्ठ पोजीशन पे है। फिर हमारा 2 Cl, तो D वाला जीत जाएगा सेकंड नंबर पे। फिर NO2 और CN में पावर देखेंगे, किसकी पावर ज्यादा होती है, तो NO2 की माइनस आई पावर CN से ज्यादा होती है। तो सर हमारा NO2A थर्ड नंबर पे आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, और इस तरीके से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन डिस्टेंस से फैसला हुआ नहीं, C और D में नंबर से फैसला हुआ,
और ए और बी में पावर से फैसला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्लस आर माइनस आर से देखी जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन प्लस आर और प्लस एम के प्रोपोर्शनल होती है, और स्टेबिलिटी माइनस आर या माइनस एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेम माइनस आई भी कर सकते हैं। देखो Cl हमारा वैसे तो प्लस आर देता है, लेकिन Cl के केस में माइनस आई ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी घटेगी। कार्बोकैटायन ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग माना जाएगा, तो इसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी लेस होगी। NO2 भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है और माइनस आर लगा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। जो मेथॉक्सी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी कि प्लस आर या प्लस एम लगा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी और ये नॉर्मल है। इस तरह से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी थर्ड की होगी, इससे कम स्टेबिलिटी फोर्थ की होगी, इससे कम स्टेबिलिटी Cl की होगी, सबसे कम स्टेबिलिटी सेकंड की होगी। वो ये माइनस आई से स्टेबिलिटी को घटा रहा था, ये माइनस आर से स्टेबिलिटी घटा रहा था। मेरा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो मोस्ट स्टेबल थर्ड हो जाएगा, इसलिए यहां पे मैं 77 में थर्ड के साथ जाऊंगा। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड में फिर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को माइनस आर प्लस आर से कंपेयर करेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होगी माइनस आर के। जितना माइनस आर ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अब देखिए ये फिनॉलिक ग्रुप है, ये बेंजोइक है, तो पहले तो फिनॉलिक लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, बेंजोइक ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे। और बेंजोइक एसिड में यहां पर मुझे CH3 का प्लस H ग्रुप मिल रहा है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। और ये NO2 सर हमारा माइनस आर या माइनस एम ग्रुप लगा हुआ, तो ये हमारा पैरा पोजीशन में माइनस एम ग्रुप है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को इनहेंस करेगा। तो जो मोस्ट एसिडिक है 78 में, वो हमारा हो जाएगा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस मिनिमम। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस तभी मिनिमम होगी जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। सिंगल बॉन्ड ऑर्डर में मैक्सिमम होगी, डबल बॉन्ड ऑर्डर में थोड़ी सी कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर में और कम होगी। यहाँ पे देखिए बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पर भी देखिए बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा वेनिल जो है क्लोराइड है, इसमें यहाँ पे रेजोनेंस लगेगा और रेजोनेंस लगने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा आ जाएगा, और इसमें भी हमारा रेजोनेंस नहीं लगेगा इस वजह से Cl के साथ, इसलिए थर्ड वाले में बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी ड्यू टू पार्शियल पाई बॉन्ड करेक्टर आ जाने की वजह से। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ CCl की सबसे कम इसमें होगी कार्बन क्लोरीन में। आंसर नंबर थर्ड सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ को हमें लेना है वो नाइट्रोजनस बेस, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसमें नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर तो हो ही हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हो। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मिलेगी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आर से मिलेगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू होगी प्लस आर और प्लस एम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आर के, या कुछ लोग इसको माइनस एम भी बोलेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट से। ये देखिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, माइनस आर लगा रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। CHO माइनस आर लगा रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। CH3 प्लस H लगा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। इस तरीके से सबसे ज्यादा हमारी फोर्थ की हो जाएगी। तो फोर्थ दो ऑप्शन में, फोर्थ के बाद एनलीन फर्स्ट आ जाएगा, इसमें भी फर्स्ट है। फिर ये CHO और NO2 में, जो NO2 की पावर होती है वो मोर होती है,
इसलिए फिर थर्ड नंबर पे CHO आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। थर्ड नंबर पे आ गया। सेकेंड नंबर पे ये लास्ट में आया क्योंकि NO2 की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये डोनर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा तो समझ जाइए डोनर कैपेबिलिटी घट जाएगी। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, बहुत बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बेनायन, सॉरी कार्बोकेटायन ने कार्बेनायन, तो कार्बेनायन में स्टेबिलिटी, भाई कार्बेनायन को माइनस को प्लस चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उसको स्टेबलाइज करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन प्रोपोर्शनल होगी -R के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी +R के, या जो भी माइनस इफेक्ट हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन को बढ़ाएंगे, -I हो, -R हो, -M हो, प्लस वाले घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, और ये हमारा ये कार्बेनायन में रेजोनेंस स्टेबलाइज भी नहीं है। ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये वाले में OCH3 +R इफेक्ट डाल रहा है तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, और NO2 -R डाल रहा है तो कार्बेनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। इसलिए सही ऑप्शन 81 का फोर्थ हो जाएगा। 81 का सही ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ड्यू टू -R इफेक्ट स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेटमेंट आ गया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाइड्रोजन H+ आयन, हाइड्रोजन H+ आयन शोज नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पहला ही गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, अगर कैटायन अटैक करेगा तो +E होगा, डबल बॉन्ड टूट रहा है, और एनायन अटैक करेगा तो -E होगा। तो हाइड्रोजन आयन पे H+ है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट +E शो करेगा, गलत हो गया। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, सही हो गया। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा शक्तिशाली है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रीजेंट, बिल्कुल सही। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, जैसे फोर्थ वाले ऑप्शन में लिखा है। अगर अटैकिंग रीजेंट आया तो पाई बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा। पाई बॉन्ड अगर आपने अटैकिंग रीजेंट को विड्रॉ कर लिया तो पाई बॉन्ड वापस लौट आएगा। इसलिए जो गलत बात लिखी है वो फर्स्ट में लिखी है, मुझे इनकरेक्ट बताना था। विच इज एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, अच्छा भाई तो देखिए विच इज एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, मुझे तो सभी दिख रहे हैं। ये देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसलिए एरोमेटिक हो गया। ये यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, शायद माइनस है तो एरोमेटिक होगा, प्लस में नहीं होगा। जी माइनस है और पहले प्लस था, यहाँ पे प्लस था इसलिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। ये माइनस था तो ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर भेजेगा, तो जब रिंग के अंदर भेजेगा लोन पेयर तो ये भी काउंट हो जाएगा। सो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हकल रूल के अकॉर्डिंग ये भी एरोमेटिक का प्लानर स्ट्रक्चर भी है। ईच कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइज, सो ये भी ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लानर स्ट्रक्चर है, प्लेनरिटी मेंटेन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये पिरिडीन है, ये तो सभी जानते हैं। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ईच एटम ऑफ रिंग शो sp2 हाइब्रिडेशन, इसलिए ऑल ऑफ द अबव 83 का सही ऑप्शन फोर्थ माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 84। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ
-R से बढ़ती है और -I से भी बढ़ती है। -R का प्रभाव -I से ज़्यादा होता है और +R +I से एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। तो सर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ सबसे पहले ये फिनॉल है, इसमें कोई एडिशनल +R -R नहीं लग रहा है। ये पैराक्रिसॉल है, पैराक्रिसॉल में OH के पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप होगा, तो ये सर +H इफेक्ट डालेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। फिर मेटानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल ये है सर, ये फिनॉल है और ये NO2 है और ये NO2 यहाँ पे -I इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि मेटा पोजीशन से रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता, केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगता। और ये हमारा अब बचा लास्ट वाला पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये सबसे शक्तिशाली होगा क्योंकि NO2 पैरा पोजीशन से आपका -M इफेक्ट या -R इफेक्ट डालना, रेजोनेंस इफेक्ट। तो इस तरह से D की सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी और एक ही में दिया है सेकंड में, तो मुझे लगता है सेकंड होना चाहिए, फिर भी मैच कर लेते हैं। सेकंड के बाद मतलब D के बाद C आएगा, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। फिर ये नॉर्मल हो जाएगा A, और B में +H इफेक्ट से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में भेजता है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, सर ये देखिए ये कार्बन आयन लिख दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माइनस ये अंदर जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा, एरोमेटिक है, तो D सबसे ज्यादा होगा, तो 2 ऑप्शन में D दे दिया, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। उसके बाद ये देखिए ये -4 जब अंदर जाएगा और प्लेनरिटी भी मेंटेन है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा, यानी एंटी एरोमेटिक है, तो A सबसे कम होगा, तो सेकंड वाला हो जाएगा। D सबसे ज्यादा, A सबसे कम। अब अगर हम लोग इसको समझना ही चाहते हैं कि B और C में कैसे किया, तो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 108 डिग्री का एंगल है, तो एंगल स्ट्रेन हमारे C में कम है और बेयर स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से जितना एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा, देखो भाई यहाँ पे जो कार्बन है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो sp3 का जो नेचुरल स्टेट में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 होता है। अब जो चीज 109.5 में रहना चाहती है, अगर आप उसको 90 या 60 पे लाओगे तो उस पर स्ट्रेन पड़ेगा। जैसे कि हमारी बॉडी, हम सीधे खड़े हैं 180 डिग्री पे, पेट सिर और पैर में 180 डिग्री है, तो हम लोग कंफर्टेबली 1 घंटे 2 घंटे खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें सजा मिल जाए कि हम 90 डिग्री के एंगल पे झुक के खड़े हों, पैरों के साथ सिर का एंगल 90 डिग्री हो, तो हमारे पीठ में स्ट्रेन आने लगेगा और हम चाहेंगे कि थोड़ी देर में ही हम सीधे खड़े हो जाएं और स्ट्रेन को खत्म कर लें। तो ऐसे ही ये 90 डिग्री हो गया, इसको 109.5 होना था, हो गया 90 डिग्री, तो इसके ऊपर स्ट्रेन आने लगता है। ये चाहता है कि बस टूट जाए किसी तरीके से, तो ये रिंग टूट जाएगी, एनायन डिस्टर्ब हो जाएगा। और ऐसे ये नियर टू द 109.5 है। अब हम लोग 180 पे भी खड़े हैं, थोड़ा सा झुक जाएंगे तो भी खड़े हो सकते हैं, इसलिए C स्ट्रेन कम होने की वजह से मोर स्टेबल है। तो सबसे स्टेबल D, उससे कम स्टेबल C, उससे कम स्टेबल B, और एंटी एरोमेटिक होने की वजह से सबसे कम स्टेबल A। हालांकि कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है, हाँ भाई रेजोनेंस लग रहा है, तो उसको लग रहा है कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, और वो थर्ड वाले के साथ जाना चाहेगा कि ये यहाँ पर रेजोनेंस लग रहा है और रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, अरे नहीं उल्टा बन गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा और ये वाला ऐसे आ जाएगा, तो माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। रेजोनेंस से स्टेबलाइज चलता बशर्ते ये एंटी एरोमेटिक ना होता, तो इसलिए एंटी एरोमेटिक वाले कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग ने लीस्ट स्टेबल किया। कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑर्डर सही है?
जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, मिनिमम चार्ज हो, मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हो, ये सब पहली शर्त होती है स्टेबिलिटी की। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 2 में फर्स्ट है। फिर इसमें देखिए O पे माइनस है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में माइनस है, यहाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस स्टेबिलिटी होती है। तो फर्स्ट से कम सेकंड, सेकंड से कम थर्ड, यानी कि सही ऑप्शन हो गया थर्ड। विच वन इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। ओके, अब ये सी फ्री रेडिकल देखिए, ये सी फ्री रेडिकल को कौन कौन स्टेबलाइज कर रहा। इसको देखिए, एक तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा, एक ये मेथिल का 3 अल्फा H स्टेबलाइज कर रहा है, और इसका 2 अल्फा H स्टेबलाइज कर रहा है। तो 5 अल्फा H और एक रेजोनेंस। इसको देखिए सर, इसको रेजोनेंस नहीं स्टेबलाइज कर रहा, केवल 1 अल्फा H स्टेबलाइज कर रहा है। मजा नहीं आया। इसमें हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है इसको, लेकिन अल्फा H की कोई संभावना नहीं है। और इसमें यहां पर 9 अल्फा H इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो भाई फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस भी है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से फर्स्ट वाले को हम प्रमोट करेंगे। फर्स्ट के बाद हमारा आएगा फोर्थ, और फोर्थ के बाद हमारा फर्स्ट के बाद थर्ड। पहले रेजोनेंस देखेंगे और फिर फोर्थ, और फिर फोर्थ के बाद सेकंड। तो इसलिए फर्स्ट हमारा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर तो है नहीं, फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। तो 87 का फर्स्ट हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ एक्सेप्ट। ये पूछ रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन डीलोकलाइजेशन नहीं करता। जो करते हैं वो तो ठीक है, कौन नहीं करता। तो अभी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ये C पर H है, और ये देखो जो जिस C पे H होता है सिग्मा बॉन्ड वाला, उसके बगल वाले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, अगर प्लस चार्ज है तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। लेकिन अगर कार्बन पे माइनस चार्ज है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। तो अब देखो ये क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ CH यानी ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूवर्ड्स डायरेक्टली अटैच टू अनसैचुरेटेड सिस्टम, यानी डबल बॉन्ड वाला हो गया, लगेगा तो आंसर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड टूवर्ड डायरेक्टली अटैच टू पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज लगेगा, आंसर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड टूवर्ड्स डायरेक्टली अटैच हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल लगेगा, आंसर नहीं हो सकता, यानी आंसर होगा फोर्थ। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड टूवर्ड्स डायरेक्टली अटैच निगेटिवली चार्ज, हाँ भाई निगेटिवली चार्ज के साथ नहीं लगेगा, और ये एक्सेप्ट ही पूछ रहा था किसमें नहीं लगेगा, इसलिए फोर्थ हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। फिर से बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R-I। अब इसमें देखो -R-I कौन लगा रहा है, NO2 लगा रहा है -R, NO2 सर लगा रहा है -R -M, और OCH3 में लोन पेयर है, ये लगा रहा है +R या +M, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि हमारा पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड सबसे कम, फिर बेंजोइक एसिड, फिर पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड सबसे ज़्यादा। इसमें देखो यहाँ पर पैरा मेथॉक्सी को बेंजोइक से ज़्यादा बता दिया, ये गलत हो गया। मेथॉक्सी को बेंजोइक से ज़्यादा बता दिया, ये गलत हो गया। मेथॉक्सी को बेंजोइक के बराबर बता दिया, गलत हो गया। इसलिए सही ऑप्शन हम लोग लेके जाएंगे फर्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
अमंग द फॉलोइंग द pKa इज मिनिमम। pKa स्ट्रॉन्ग एसिड का मिनिमम होता है, pKa जितना कम होता है Ka उतना ज़्यादा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है। तो इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये है C6H5OH फिनॉल, ये है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड फिनॉल से ज़्यादा है, एथिल अल्कोहल से फॉर्मिक एसिड ज़्यादा है, CH3OOH, ये क्या है भाई, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही तो है क्वेश्चन। तो ये एसिटिलिनिक से भी फॉर्मिक एसिड ज़्यादा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सेकंड हमारा इसमें। और सेकंड क्योंकि फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका पी के वैल्यू सबसे कम होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको बाद वाले क्वेश्चन डिस्कस किए, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।